हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त लोग के मेरे पास मैसेज आए कि हमें रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बताओ, हमें रेफ्रिजरेंट्स के बारे में जानना है। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखते रहिए। अगर आपको रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बेसिक सब चीज, उसकी प्रॉपर्टीज, कितने टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, कहाँ कौन से टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज होता है, इन सब के बारे में जानना है तो ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स के ऊपर पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रेफ्रिजरेंट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट एब्जॉर्ब करता है जब उस पर एक्सपांशन होता है या जब उसमें वेपराइजेशन होता है, और हीट रिजेक्ट करता है जब उसमें कंडेंसेशन होता है। यानी कोई रूम में हीट है और अगर आप रेफ्रिजरेंट को उस रूम में लेके जाएंगे तो रेफ्रिजरेंट एक्सपांड होगा, वो रेफ्रिजरेंट बॉयल होगा। यानी उसमें जो बॉइलिंग हो रही है उसके लिए वो जो हीट लेगा वो रूम से लेगा, जिससे कि रूम में हीट कम होगी, रूम का टेम्परेचर कम होगा, रूम ठंडा होगा और रेफ्रिजरेंट बॉयल होगा। यूजुअली हमारे दिमाग में एक इमेज है कि रेफ्रिजरेंट कोई ऐसी चीज है जो ठंडी चीज है, जिसका टेम्परेचर एकदम कम है, वो रेफ्रिजरेंट है। जैसे कि कोल्ड वाटर हो गया, ब्राइन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली वही सब्सटेंस रेफ्रिजरेंट कहलाएगा जो कि किसी साइकिल ऑफ एवापोरेशन से पास होगा, यानी कि उसमें कंटिन्यूस एक साइकिल में वो चलेगा जिसमें उसमें एवापोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। तो वह जो वर्किंग सब्सटेंस है वो रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। यह रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है लो टेम्परेचर जगह से और हीट को रिमूव करता है हाई टेम्परेचर वाली जगह में। क्योंकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है जहाँ उसे कंडेंस हो रहा है उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है ताकि वो रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाए। और जो भी रेफ्रिजरेंट इस प्रोसेस में, इस साइकिल में होगा, वो रेफ्रिजरेंट अपना फॉर्म, अपना फेस हमेशा चेंज करते रहेगा। लिक्विड से गैस में, फिर गैस से लिक्विड में। इमेजिन कीजिए आप किसी रूम में बैठे हैं, वहां पे एसी लगा हुआ है और वो रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एसी को अगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे, वह एसी उस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को चेंज कर देगा और उसका प्रेशर वो प्रेशर कर देगा जहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर 26 डिग्री रहेगा। यानी जैसे जैसे आप एसी के टेम्परेचर सेट करते जाते हैं वैसे वैसे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर चेंज होते जाता है। यानी कि सिस्टम रेफ्रिजरेंट का प्रेशर चेंज कर देता है जिससे उसका करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर चेंज हो जाता है और वह रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर में भी बॉईल हो जाता है। उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जब वो सराउंडिंग में जाता है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए वहां हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है ताकि वह रेफ्रिजरेंट सराउंडिंग में ही अपनी हीट रिजेक्ट कर सके। इसलिए बेसिकली वहां पे कंडेंसर का यूज किया जाता है। अब हम रेफ्रिजरेंट्स को क्लासीफाई भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसा है क्लासिफिकेशन रेफ्रिजरेंट्स का। बेसिकली दो टाइप से हम रेफ्रिजरेंट को क्लासीफाई किए हैं, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स और दूसरा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स वो हैं जो डायरेक्ट पार्ट ले रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, यानी कि का प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हर प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनका एवापोरेशन हो रहा है, उसका कंडेंसेशन हो रहा है, वही वर्किंग सब्सटेंस है इकलौता अगर उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो वो एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होगा। एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, ये सब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स हैं। अब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स की बात करें तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स वो हैं जिनको पहले ठंडा किया जाता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स की मदद से और उसके बाद फिर उसको कूलिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। यानी कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो है जो तो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ठंडा किया जाएगा, उसके बाद उसको कूलिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि वो डायरेक्ट किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, या किसी भी चीज को ठंडा करते हैं उसके उससे सेंसेबल हीट लेके, बेसिकली उस सब्सटेंस की सेंसेबल हीट एब्जॉर्ब करके। लेकिन जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स है वो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सेंसेबल हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस आपको रेफ्रिजरेंट्स के रूप में देखने को मिलती है यूज होते हुए। तो कितने अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सब्सटेंसेस या रेफ्रिजरेंट्स हमारे आसपास है, उनके बारे में बात करते हैं कि वो आखिर है किस टाइप के। हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तीनों में से अगर एक चीज या तीनों में से तीनों कोई रेफ्रिजरेंट में प्रेजेंट है तो वो हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट है, या वो रेफ्रिजरेंट एक हेलोकार्बन कंपाउंड है। और मार्केट में इन्हें डिफरेंट नाम से बेचा जाता है, जैसे कि फेरॉन, जेनेट्रॉन, आइसोट्रॉन, एरेट्रॉन, पता नहीं क्या क्या। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के बहुत मेरिट्स है अगर इनको कंपेयर किया जाए दूसरे रेफ्रिजरेंट से, तो इसलिए इनका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हर जगह में हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। बहुत सारे हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट हमारे आसपास में है, जैसे कि R10 जिसका पूरा नाम है टार्बन टेट्राक्लोराइड, R11 ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन,
R12, R13, R21, R22, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ हेलो कार्बन कंपाउंड्स के रेफ्रिजरेंट्स आपको मार्केट में देखने मिलेंगे। अब एजियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट्स की बात कर लेते हैं। जो रेफ्रिजरेंट्स एजियोट्रॉप ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनमें बहुत डिफरेंट कंपोजिशन रहता है, या दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स को मिला के एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट को बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे रेफ्रिजरेंट R500 है, या R12 और R152 को मिला के बनाया गया है। 73% R12 है और 27% R152। अब हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स की बात कर लेते हैं। जो पहले बात की वो हेलो कार्बन कंपाउंड्स की, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट की बात की, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स की बात कर लेते हैं। जितने भी रेफ्रिजरेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब हाइड्रोकार्बन ग्रुप में आते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहते हैं, इसलिए इनका यूज बहुत कम जगह, बहुत लिमिटेड जगह में किया जाता है। जैसे मीथेन को R50 बोलते हैं, इथेन को R170, प्रोपेन को R290, ब्यूटेन को R600। ऐसे ही अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का अलग अलग नाम दिया गया है। अब कुछ इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के आने के पहले बहुत ज्यादा यूज होता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एज अ रेफ्रिजरेंट। एमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम एक आइडियल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि एक आइडियल रेफ्रिजरेंट कैसी प्रॉपर्टीज प्रोसेस करता है, एक आइडियल रेफ्रिजरेंट आखिर कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक आइडियल रेफ्रिजरेंट में किस तरह की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक आइडियल रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, उसका सैचुरेशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, उसमें हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसकी होनी चाहिए। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, यानी उसमें आग नहीं लगना चाहिए, वो नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, उसमें करोजिवनेस की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी वो नॉन करोजिवनेस होना चाहिए, और वो किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, केमिकली स्टेबल रहना चाहिए। जैसे कि अमोनिया को कभी यूज नहीं किया जाता कॉपर या ब्रास के साथ, उसे हमेशा आयरन या स्टील के साथ ही यूज किया जाता है क्योंकि वो केमिकली स्टेबल नहीं है कॉपर और ब्रास के साथ। अब एक आइडियल रेफ्रिजरेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें सेंसेबल हीट उसकी लो होनी चाहिए, यानी कि किसी भी एक फेस में उसका टेम्परेचर मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि वाटर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक फेस में रहता है, यानी कि इसमें सेंसेबल हीट का मार्जिन ज्यादा है। रेफ्रिजरेंट वो अच्छा होगा जिसमें सेंसेबल हीट का मार्जिन कम होगा और लेटेंट हीट का मार्जिन ज्यादा होगा। उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि हल्का सा भी हीट उसे मिले उस रेफ्रिजरेंट को तो वो रेफ्रिजरेंट उसे एब्जॉर्व कर ले, वो रेफ्रिजरेंट बॉयल हो जाए। उसको हाईली कंडक्टिव होना चाहिए किसी भी रेफ्रिजरेंट को, और उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम गाढ़ा होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपके साइकिल में अच्छे से वो ट्यूब्स के अंदर वो फ्लो हो और कहीं भी चोकिंग की प्रॉब्लम हमें ना देखने को मिले। और सबसे जरूरी बात, वो रेफ्रिजरेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज हुआ तो रेफ्रिजरेंट हार्मफुल हो सकता है आसपास वाले लोगों को, इसलिए नॉन टॉक्सिक होना बहुत जरूरी है किसी भी रेफ्रिजरेंट का। अमोनिया इसीलिए यूज नहीं होता है डोमेस्टिक पर्पज में क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है। लेकिन आपको बता दूं कि अमोनिया सबसे चीप रेफ्रिजरेंट है और सबसे ज्यादा आपको रेफ्रिजरेंट इफेक्ट दिखाता है पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट में, यानी कि पर केजी अगर आप किसी रेफ्रिजरेंट की एमोनिया से तुलना करें तो 1 किलो एमोनिया कई गुना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा किसी और रेफ्रिजरेंट को अगर आप 1 किलो ले और उससे अगर उसकी तुलना करें तो। जो जेट प्लेन रहती हैं, एयरक्राफ्ट रहते हैं, उसमें एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है। मैंने आपको पहले भी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एयर एज अ रेफ्रिजरेंट उसकी प्रॉपर्टीज बताया है, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। R12 की जिसे डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन भी बोलते हैं या फेरॉन F12 भी बोलते हैं, बहुत कॉमन रेफ्रिजरेंट है, वाइडली यूज होता है ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में, क्योंकि ये ना ही टॉक्सिक है, ना ही एक्सप्लोजिव है, ना ही करोजिव है, और यह कंडेंस भी बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन रिसेंट में R22 का यूज होने लगा है R12 की जगह, जो कि है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन या फेरॉन 22 भी बोल सकते हैं इसे आप। R22 बहुत जगह यूज होता है वर्ल्ड में, जहां पे आपको लो टेम्परेचर सिस्टम में आपको यूज करना होता है कोई रेफ्रिजरेंट, तो वहां आप R22 का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की रेफ्रिजरेंट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एक आइडियल रेफ्रिजरेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और रेफ्रिजरेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, किस किस तरह रेफ्रिजरेंट को क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके के रेफ्रिजरेंट्स हमारे आसपास अवेलेबल हैं,
हमने उस बारे में भी बात की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।